फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का है संसाधन और विकास, उसी का एक और टॉपिक आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। किस प्रकार के संसाधनों का संरक्षण किया जाए और क्यों किया जाए ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हम जान लें कि अनवीकरणीय संसाधन जितने हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं उनका संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है। आवश्यक किन कारणों से है? इसलिए क्योंकि इनके निर्माण वर्ष में लाखों वर्ष लगते हैं और ये अनवीकरणीय हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में दो प्रमुख शैलखंडों के कोयला पाए जाते हैं, एक गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी। गोंडवाना की जो आयु है वो 150 लाख वर्ष है और जो टर्शियरी है उसका 50 लाख वर्ष है। तो अंदाजा आप खुद लगाएं कि अगर इनके बनने में इतना लंबा समय लग रहा है और अगर खपत हम बहुत तेजी से करते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास ये प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगे, या यूं कहें कि ये संसाधन कहीं ना कहीं म्यूजियम में रखे हुए रहेंगे और हम आने वाली पीढ़ी को म्यूजियम में ले जाकर दिखाएंगे कि ये कोयला है, देखो जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि उनका जीवन कहीं ना कहीं फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो निर्माण वर्ष की ज़्यादा। दूसरी बात कारण ये है कि अनवीकरणीय है, एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, दोबारा इनका हम उपयोग कर नहीं सकते हैं। तो इन दो कारणों से इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है और ये अनवीकरणीय संसाधन, इस कारण से इनका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जरूरत होगी। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो मृदा है। अब बताने की जरूरत नहीं है, हमारा जन्म से लेके पालन पोषण भरण सारी चीजें कहाँ पर होती है? मृदा पर होती है। इसके बिना संभव नहीं है, मानव अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यूं कहें प्राणी जात वनस्पति जात दोनों के अस्तित्व की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानें इसकी निर्माण प्रक्रिया कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण जो है वो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। जब ये अपक्षयित होते हैं तो इनका विघटन होता है। विघटन होने के कारण इनके रंध्रों में जो वायुमंडलीय गैस हैं जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनमें प्रवेश करते हैं और इसी समय इनमें जल का भी प्रवेश होता है और जल और गैस के कुशल संयोग से वहाँ पर कुछ निकृष्ट पौधे या सूक्ष्म जीव का भी वास स्थान हो जाता है। और ये सब जब मर जाते हैं तो मरने के बाद ये मृत जो है निकृष्ट पौधे और सूक्ष्म जीव ह्यूमस की मात्रा को वहां पर बढ़ाते हैं और जब इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो ये एक उत्पादक के रूप में ये काम आते हैं और ये भोज्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। ये भोजन बनाने में इस मृदा का भोजन उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं या बहुत सारे चीज़ें हैं, यहाँ मृदा का उपयोग किया जाता है। तो इस मृदा में इनके निर्माण में मुख्य कारक क्या क्या है वो हम देखते हैं। हम लोग मुख्य कारक में सबसे पहले नंबर पर आता है मूल शैल, वैसे शैल जिनके विघटन से इनका मृदा का निर्माण होता है। दूसरी परिस्थिति है उच्चावच। उच्चावच को थोड़ा सा समझे आप लोग। उच्चावच का मतलब होता है कि जिस भौगोलिक परिवेश में या जहाँ पर मृदा का निर्माण हो रहा है वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा का अपरदन कैसे हो रहा है, जल के बहाव की गति कैसी है, ये सारी चीज़ें उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर अपरदन बहुत तेज गति से हो रही है, इसलिए वहाँ पर कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में जाओ तो वहाँ अपरदन बहुत धीरे धीरे होती है। वहाँ पर शैलखंडों में जो है वो ह्यूमस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, अपरदन का दर बहुत धीमा होता है, तो जिस कारण से वहाँ की मृदा क्या होती है? ज़्यादा उपजाऊ होती है। समय बहुत लंबे समय तक अगर कुशल भौतिक और रासायनिक सहयोग बनता है तब सही मृदा का निर्माण होता है, ये समय। उसके बाद जलवायु, उस परिवेश में या उस जगह पर खास जगह पर जलवायु कैसी है ये बहुत बड़ा मायने रखता है मृदा के निर्माण में। उसके बाद है वनस्पति एवं जीव। तो वनस्पति एवं जीव से यहाँ तात्पर्य है कि वैसे निकृष्ट वनस्पति या जीव सूक्ष्म जीव जो उस मृदा के साथ समाहित होते हैं मरने के बाद और उससे उसकी ह्यूमस की मात्रा वो बढ़ाते हैं। तो वे सभी सारे कारक हैं जो मृदा के निर्माण में काम आते हैं। पहला मूल शैल, उच्चावच, समय, जलवायु, वनस्पति एवं जीव, ये सारी चीजें। अब मृदा से ही संबंधित हम एक टॉपिक लेकर आते हैं और वो टॉपिक है मृदा निम्नीकरण। तो मृदा निम्नीकरण है क्या ये पहले हम लोग जान
निम्नीकरण है। मृदा निम्नीकरण का मतलब होता है वैसी मृदा जिसमें खेती करने के लायक या जिसमें खेती उत्पादन की क्षमता जिसकी समाप्त हो जाती है, वैसी मृदा को हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं मृदा निम्नीकरण के? अत्यधिक खनन। आप अपने राज्य में भी ये गौर कर सकते हैं, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर क्या होता है, अत्यधिक खनन होता है और खनन के कारण वहां पर छोड़ दिया जाता है उस जगह को, और वो जगह धीरे धीरे निम्नीकरण उसका हो जाता है, वहां पर उत्पादन नहीं हो सकता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है अति पशुचारण। पशुचारण आवश्यक है, लेकिन अगर अति पशुचारण होगा तो किसी भी परिस्थिति में मृदा नहीं बचे, वो नहीं हो, उत्पादन की क्षमता उसकी नहीं बचेगी और उसका निम्नीकरण होता जाएगा। अत्यधिक सिंचाई, ये समस्या सबसे ज्यादा पंजाब में है। वहां पे किसान उपज उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा की ज्यादा सिंचाई करते हैं, जिससे एक समय के बाद मृदा की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति जो होती है वो समाप्त हो जाती है और कहीं ना कहीं मृदा निम्नीकरण वहां पर भी हो जाता है। औद्योगिकरण, ये कहीं पर मुझे लगता है कि आप लोग बखूबी इससे परिचित होंगे कि उद्योग धंधे के द्वारा जितने अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो जो बहा दिया जाता है उसमें इतने सारे रासायनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो ये सब कारण थे मृदा निम्नीकरण के। खनन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई और औद्योगिकरण। अब आते हैं इसका निवारण। निवारण तो आवश्यक है, अगर निवारण नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास मृदा तो बचेगा ही नहीं उत्पादन के लिए। तो निवारण के लिए सबसे पहला काम जो करेंगे निवारण में, वनारोपण। वन जितना ज्यादा हम लगाएंगे मृदा की निम्नीकरण की क्षमता उतनी ही घटती चली जाएगी। चारागाहों का उचित, क्योंकि हमें पशु पंछी तो चाहिए ही चाहिए और कृषि कार्य के लिए भी और अन्य कार्यों के लिए भी, इसलिए उनके चारागाहों का उचित प्रबंध होना चाहिए और इसका इसी परिप्रेक्ष्य में वहां पर पशुचारण पर नियंत्रण अपना होता चला जाएगा। और नेक्स्ट चौथा नंबर में खनन नियंत्रण। खनन हो, लेकिन जहां पर अगर खनन की क्रिया संपादित हो चुकी है तो वहां पर क्या किया जाए, उपयुक्त मृदा भराव करके वहां पर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए, जिससे कुछ न कुछ उत्पादन किया जाए। तो ये आपके थे निवारण। उनको निवारण में क्या क्या आ गया, वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण, खनन नियंत्रण, और एक और टॉपिक है औद्योगिक अपशिष्ट का पूर्ण निरावेशन। औद्योगिक अपशिष्ट जो है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि औद्योगिक अपशिष्ट को क्या किया जाता है, ऐसे ही जमीन पे बहा दिया जाता है, ऐसे मृदा कहीं पर किसी खेत में बहा दिया जाता है, तो उससे उस जगह के खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। तो वैसे जो अपशिष्ट निकलते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, उनका पहले पूर्ण निरावेशन कर दिया जाए, जिससे मृदा की उर्वरा क्षमता पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है मृदा अपरदन। तो किसी प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जो मृदा का कटाव होता है या बहाव जो होता है वो कहलाता है मृदा अपरदन। इसके कारण क्या क्या है वो हम देख लें। तो कारण में है वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव। ठीक है, वृक्ष हमें काटेंगे, सूख गए हैं, आवश्यकता है, फर्नीचर बनाना है, हम काटेंगे, लेकिन हरे भरे वृक्ष का हम कटाव करते हैं, उन्हें काटते हैं। तो यही इसीलिए कारण कहा गया वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव। कहीं ना कहीं आप गौर करते होंगे पेड़ पौधे जो लगे होते हैं मृदा को, उनकी जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती है। अगर उनका कटाव होगा तो वहां से मृदा का अपरदन होना चालू हो जाएगा। जैसे पानी का बहाव आएगा वो चलता जाएगा, कटाव होता चला जाएगा। दूसरा है तीव्र औद्योगिकरण। बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित होने का पेड़ पौधे को काटा जा रहा है। ठीक है, या मिट्टी को, जिससे मिट्टी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है। भूमि को परती छोड़ना, अगर बहुत दिन तक अगर भूमि को आप परती छोड़ेंगे तो हवा के द्वारा या जल के द्वारा मृदा का क्या होगा, अपरदन होता चला जाएगा। तो ये कारण थे वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, तीव्र औद्योगिकरण और भूमि का परती छोड़ना। अब इसका भी तो निवारण आवश्यक है हमारे लिए, नहीं तो मृदा अपरदन होगा तो कहीं ना कहीं फिर प्राकृतिक असंतुलन होगा। बट तो इसमें सबसे पहला निवारण क्या, वन संरक्षण। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो पानी के बहाव से जो मृदा अपरदन हो रहा है वो रुक जाएगा। बांध का निर्माण, जिस जगह पर बाढ़ आने के क्षेत्र जो क्षेत्र हैं, जो संबंधित क्षेत्र हैं, वहां पे हमें क्या करना चाहिए, बांध का उचित जगह पर बांध का निर्माण कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका मृदा अपरदन कहीं ना कहीं कम होगा। नेक्स्ट, सीढ़ीदार खेत बनाना। ये पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे पर्वतीय ढलाव होते पर्वतीय क्षेत्र, और वहां पर अगर मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर सीढ़ीनुमा खेत अगर बना दिया जाए या सीढ़ीदार खेत अगर बना दिया जाए तो वहां पर अपरदन की क्रिया बहुत ही
कम होगी। एक बार फिर से हम लोग लुक कर लेते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहला हम लोग आज टॉपिक था संसाधनों का संरक्षण। तो इनका संरक्षण चूंकि इनके निर्माण में बहुत ज्यादा वर्ष लगता है, इस कारण से जरूरी है। साथ में ये और नवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा हमने मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, शैल के या अपक्षय होने से, उसके लिए फिर कारक कौन कौन से मृदा निर्माण में, उसमें हमने देखा मूल शैल है, उच्चावच है, समय है, जलवायु है, वनस्पति एवं जीव है। उसके बाद मृदा निम्नीकरण, ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। तो इसके कारण क्या क्या है, खनन, अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई और औद्योगिकीकरण। इसका निवारण में हमको क्या क्या करना है, तो वनारोपण करना है, चारागाहों का उचित प्रबंधन करना है, पशुचारण नियंत्रण करना है, खनन नियंत्रण करना है और औद्योगिक अपशिष्ट का पूर्ण निरावेशन करना है। इसके बाद मृदा अपरदन क्या है ये, इसका कारण क्या क्या है, तो वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, तीव्र औद्योगिकरण, भूमि को उपरती छोड़ना, ये कारण है। अब इनके निवारण के लिए हमको क्या करना है, तो वन संरक्षण करना है, बाढ़ नियंत्रण करना है, बांध का निर्माण करना है और सीढ़ीदार खेत बनाना है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे देश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उनके प्रमुख फसल कौन कौन से हैं और किस किस राज्य में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को देखते रहे, अगर अच्छा लगे ना लाइक जरूर करें बच्चे आप लोग।